अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 15 से 16 दिसंबर के दरमियान ब्लैक सी के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग इंसिडेंट पेश आया है। इस शॉकिंग इंसिडेंट में हुआ यह है कि एक अननोन कामिकाज़ी ड्रोन वो टर्किश एयर स्पेस की तरफ बढ़ रहा था। जब टर्किश एयरफोर्स के रडार्स ने इसे पिक किया तो जाहिर बात है पहला एसओपी यही होता है कि आप वार्निंग देते हैं। अगर तो वो एयरक्राफ्ट या अनमैन्ड एरियल सिस्टम अपना कोर्स चेंज कर ले तो उसे वार्निंग के बाद जाने दिया जाता है। अदरवाइज वो आपकी एयर स्पेस में इंटर कर जाए या ज्यादा करीब आ जाए तो आप फिर उसके खिलाफ रूल्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज करते हैं और उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने एसेट्स को मूव किया जाता है। तुर्की की ऑफिशियल प्रेस रिलीज के मुताबिक तुर्किया ने इस अनमैन्ड एरियल सिस्टम को शूट डाउन कर दिया, लेकिन अभी तक ये पता नहीं लग सका कि ये रशिया की तरफ से था, ये यूक्रेन की तरफ से। लेकिन रिसेंटली ब्लैक सी में कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं जिसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तुर्किया इन्वॉल्व रहा या तुर्किया को घसीटने की कोशिश की जा रही है। ये पूरा वाकया इनडायरेक्टली पाकिस्तान के साथ भी लिंक्ड है और माजी में भी ऐसे वाकयात हो चुकी हैं जहां तुर्की इस तरह की डिप्लोमेटिक या मिलिट्री से रिलेटेड मुख्तलिफ अफेयर्स में मुश्किलात का शिकार हुआ और पाकिस्तान उन चंद कंट्रीज में से था जिसने तुर्किया को अनकंडीशनल सपोर्ट प्रोवाइड की। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री में ले चलूं। इस वक्त हम जानते हैं कि यूक्रेन रशिया जारी है। यूक्रेन और रशिया एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले भी कर रहे हैं। यूक्रेन पूरी कोशिश कर रहा है कि जो उनके एरियाज रशिया ने कब्जे में लिए हैं उनको वो वापस हासिल कर सकें, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका अपनी बांसुरी बजा रहा है कि यूक्रेन अपने एरियाज पर कंप्रोमाइज करके रशिया के साथ सीज फायर कर ले। और उसके बिल्कुल मुकाबल रशिया ये चाहता है कि जो ऑलमोस्ट 35 to 40% यूक्रेनियन एरियाज उन्होंने कब्जे में किए हैं इसको छोड़ के वो आगे मजीद यूक्रेनियन इलाकों को अपने कब्जे में ले लें। अब नवंबर में रशिया की कुछ कार्गो शिप्स थी जो कि कार्गो शिप ही बेसिकली ट्रांसपोर्ट, ट्रेड और इन तमाम मामलात में यूज होती हैं, तो उस पर एक अननोन ड्रोन अटैक करता है। फिर उसके बाद 13 दिसंबर 2025 को एक रशियन गिरान ड्रोन, जिसे आप शायद 136 का एक अपग्रेडेड वेरिएंट या रशियन वेरिएंट कह सकते हैं, उसने हिट किया टर्किश वीवा कार्गो शिप को और इस शिप पर 11 टर्किश सिटीजन थे और ये शिप डैमेज भी हुई इस ड्रोन अटैक के बाद। और उसी टाइमलाइन में ओडिशा और चोर्नोमोर्स्क की पोर्ट्स पर भी अटैक्स हुए जिसमें रशियन ड्रोन्स ने हिट किया कुछ टर्किश वेसल्स को। अब यूक्रेन जो ट्रेड करता है और इवन पाकिस्तान, इंडिया, इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज का भी जो कार्गो का सामान होता है यूक्रेन से आता है, रशिया से आता है, उसके लिए टर्किश और दूसरी कंपनीज की कार्गो शिप यूज होती हैं। और इससे पहले जो रशिया पर अटैक्स हुए थे उसके लिए यूक्रेन ने अपनी अनमैन्ड अटैक्स बोट यूज की थी। अब इसमें आप ये देखें कि लड़ाई रशिया और यूक्रेन की है, हिट उसमें तुर्किया के एसेट्स हो रहे हैं और इससे पहले तुर्की ने ग्रेन डील भी साइन करवाई थी यूक्रेन और रशिया के दरमियान कि आप लोगों की जंग जितनी मर्जी लंबी चले उससे किसी को सरोकार नहीं है। लेकिन ब्लैक सी में जो तिजारत होती है, क्योंकि ये तिजारत सिर्फ रशिया यूक्रेन की ही नहीं होती बल्कि ब्लैक सी से तुर्किया भी लिंक्ड है, मोल्दोवा, रोमानिया, बल्गारिया, जॉर्जिया, ये तमाम कंट्रीज लिंक्ड होते हैं। इसी तरह पाकिस्तान की जो यूक्रेन से ट्रेड होती है और इवन रशिया से ट्रेड होती है उसका एक रूट ये ब्लैक सी भी है। यहाँ से तुर्किया आती है चीज, देन वो सुएज कैनाल से आगे निकलकर गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ अदन, देन वो पाकिस्तान के एरियाज में आती है। तो ये रूट एशिया और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के लिए भी बहुत ज्यादा अहम है। अब अगर यहाँ इस तरह के अटैक्स होना शुरू हो चुकी हैं तो जाहिर बात है वो दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से के लिए कंसर्निंग बात तो है। इसके साथ साथ यहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे तुर्किया को इनडायरेक्टली यहाँ फंसाया जा रहा है, जैसा कि अब एक अनमैन्ड एरियल सिस्टम तुर्की की एयर स्पेस की तरफ आ रहा था, तुर्की ने अपनी F-16 को स्क्रैम्बल किया और इस कामिकाज़ी ड्रोन को शूट डाउन कर दिया गया। अब ये पाकिस्तान के साथ किस तरह कनेक्टेड है मैंने ट्रेड वाइज या इकोनॉमिकली आपको बताया, लेकिन मिलिटरीली और डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान तुर्किया की कंप्लीट सपोर्ट करेगा, अनकंडीशनल सपोर्ट होगी पाकिस्तान को। उसकी वजह यह है कि इवन 1974 में जब साइप्रस का क्राइसिस शुरू हुआ, साइप्रस में बेसिकली ग्रीस ने एक कू करवा दिया और तुर्की ने जब ये देखा तो तुर्की ने भी फिर 20 जुलाई 1974 को साइप्रस के एरिया को इन्वेड कर दिया। तो आज जो नॉर्दर्न साइप्रस है वो प्रो टर्किश गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और जो साउदर्न साइप्रस है वो प्रो ग्रीस गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। सो साइप्रस बेसिकली दो हिस्सों में बटी है, ये एक जजीरा है जिसको लेकर तुर्की और ग्रीस का आपस में कॉन्फ्लिक्ट है। इसी तरह 2016 में तुर्किया में जो बगावत हुई थी उस बगावत में बहुत से हाई रैंक ऑफिसर टर्किश एयरफोर्स के वो गिरफ्तार कर लिए गए जिसमें विंग कमांडर्स थे और उससे ऊपर के भी कई लोग थे और एक बहुत बड़ा पोर्शन था फाइटर पायलट्स का जो टर्किश एयरफोर्स छोड़ चुका था और टर्किश एयरफोर्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो भी शटर हो चुका था। इस दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स आगे आई, पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने पायलट्स भेजे, इवन पाकिस्तान ने टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड की और नए सिरे से टर्किश एयरफोर्स को रीस्ट्रक्चर किया। और यही वजह है कि पाकिस्तान ने उन मौकों पर तुर्किया को सपोर्ट किया जब दुनिया में कोई भी नहीं कर रहा था, खास तौर पर
1974 साइप्रस के मामले में सिर्फ उस वक्त यूके और पाकिस्तान ये 2-3 कंट्रीज थे जिन्होंने तुर्की की सपोर्ट की थी, बाकी हर मुल्क तुर्की के खिलाफ था। और तुर्की को ये चीज पता है कि दुनिया भी इधर की उधर हो जाए, पाकिस्तान उसके साथ खड़ा है। अब ये जो ड्रोन वाला इंसिडेंट है ये कोई इतना सिंपल इंसिडेंट नहीं है कि ब्लैक सी के ऊपर तुर्की, जो कि यूक्रेन रशिया वॉर का हिस्सा ही नहीं है, उस पर भी अब ड्रोन अटैक्स होना शुरू हो चुके हैं। अभी इस चीज की आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकी कि ये रशियन ड्रोन था, ये यूक्रेनियन ड्रोन था, बट यहाँ पॉसिबिलिटी है कि ये रशियन ड्रोन ही था। यहाँ ये भी पॉसिबिलिटी है कि रशिया और यूक्रेन को छोड़ के ये किसी थर्ड स्टेट एक्टर का ड्रोन हो जिसने इस पूरी सिचुएशन से फायदा उठाने के लिए तुर्किया को प्रोवोक किया और तुर्की को अपने F-16 या स्क्रैम्बल करने पड़े। सो दोस्तों, आपका इस पूरी सिचुएशन को लेकर क्या नुक्ता नजर है, अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।